हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। नोट्स मिला था आप लोग को? जिनको नहीं मिला था, अच्छा वो वाले बैच में नोट्स का दिक्कत था। कितना नंबर तक किए थे हम लोग? हाँ, 101। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन अभी चल रहा है, कुछ प्रश्न और है इसका। इसके बाद भारत का इतिहास इसमें शुरू हो जाएगा। फ्रांस को किन देशों का समर्थन प्राप्त था इन दिनों? अमेरिका और ब्रिटेन का। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस था। फ्रांस था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की था, मतलब मित्र राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में धुरी राष्ट्र में था। ऑस्ट्रिया हंगरी किस में था? बुल्गारिया किस में था? रूस किस में था? ब्रिटेन किस में था? जापान किस में था? मित्र राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र। विश्व अब तक किन दो खेमों में बट चुका था? पूंजीवादी और साम्यवादी। साम्यवादी और समाजवादी लगभग एक ही होता है, साम्यवादी में थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा होता है। पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब क्या होगा? कैपिटलिज्म, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्शन है, नॉर्मल बातचीत के भाषा में अगर बोलेंगे तो जो प्राइवेट सेक्शन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पूंजीवादी। और समाजवादी जो समाज के हित में जो काम करे, यानी उत्पादन के नियंत्रण पर जो होगा, जो भी उत्पादन होगा उस पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। तो अब जो है विश्व दो भागों में बट गया था। एक तरफ था कौन? पूंजीवादी, और एक तरफ था कौन? साम्यवादी। कुछ ऐसे देश थे जो दोनों को अपना रहे थे, उसी को हम लोग बोल दिए क्या? मिश्रित। जैसे हमारा देश कैसा है? मिश्रित है। 1950 में किन देशों ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी थी? रूस और चीन। रूस और चीन जो है वो 1950 के दशक में वियतनाम गणराज्य को मान्यता प्रदान किया था, मान्यता दिया था। वियतनाम देख रहे हैं? नहीं। दिएन वियन फू पर किसने आक्रमण किया था? गुरिल्ला सैनिकों ने। गुरिल्ला समझते हैं क्या? छुप छुप कर युद्ध करता था। और गुरिल्ला हमारे भारत में कौन करता था ये युद्ध? शिवाजी। और बिहार में कौन किया था? वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह। जब उनकी मृत्यु हो गई वीर कुंवर सिंह का, तो उसके बाद 1857 की क्रांति और उसका सब चीज हैंडल करना शुरू कर दिया उसका भाई कौन? अमर सिंह। कहां से? कैमूर की पहाड़ी से। और उसी पहाड़ी से संचालित करते हुए गुरिल्ला युद्ध को संचालित कर रहे थे कौन? अमर सिंह, जो किसके भाई थे? वीर कुंवर सिंह के भाई थे। कितने साल के थे वो? 80 साल के। अमेरिका पहले किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांस का। अमेरिका पहले फ्रांस का समर्थन कर रहा था। अभी बहरहाल वही हाल है जो विश्व युद्ध के जैसा दिख रहा है। अभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा तो उसमें लगभग दिख रहा है, उसी तरह की घटनाएं घट रही है। भारत बहुत चालाकी से काम कर रहा है। दो घटनाएं घटती है, देखिएगा। विश्व युद्ध में लोग शरीक हुए देश, आंतरिक कलह शुरू हो जाता है। आंतरिक कलह का मतलब कि जैसे भारत को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कौन? या तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति। बोला आक्रमण, तो आक्रमण शुरू हो गया। तो ये आक्रमण एक देश का दूसरे देश के साथ हो रहा है, तो देश थोड़े लड़ता है, उसमें देश में रह रहे सैनिक न लड़ते हैं। अब वो सैनिक या तो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, भारतीय हो सकता है, या वो पाकिस्तानी हो सकता है। तो सैनिक ना है, वो देश थोड़े लड़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं। अब अगर उस लोग में मतभेद है, जैसे भारत वाले लोग लड़ रहे हैं, अभी आप लोग हैं, आप लोग समझिए भारत वाले हैं, सब एक ही जैसा है या अलग अलग? सब एक ही राज्य के हैं कि अलग अलग? सबकी भाषा एक है कि अलग अलग? जब हम हैं, आप लोग का लीडर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बोले अटैक, तो सब लोग अटैक चलिएगा। तो मेरे कहने पर आप अटैक बोल दिए सामने वाला से। ये हो गया एक जो एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है। दूसरा आंतरिक कलह होगा, आपस में जो लोग बोलेगा अरे सर का बड़ा फायदा है लड़ाई में इसलिए लड़ रहे हैं, दूसरा को भड़काया, तीसरा को भड़काया, आपस में लड़ना क्या कर दिया शुरू। तो वो लड़ाई एक हो गया देश के साथ, और एक लड़ाई हो गया आंतरिक कलह जिसको बोलते हैं गृह युद्ध। क्या बोलते हैं? और वो गृह युद्ध हो गया तो वो सक्सेस हो पाएगा। तो सबसे पहले घर के लोगों को समझाना जरूरी है कि कितना भी कुछ बोले टूटना नहीं है। तभी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसी काम पे लगे हुए हैं। जितने भी इस्लाम वर्ग के लोग हैं या अन्य वर्ग के लोग हैं, जो भी है, हिंदू इस्लाम जो भी हैं,
सबको मिलाकर सबसे राय ले रहे हैं कि क्या उचित है। और सही बात यह है कि अभी लोकतांत्रिक भारतीय देश में सभी लोग सपोर्ट में है, किसका? भारत सरकार का, कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग की लड़ाई बाद में। राहुल गांधी का भी ट्वीट देखे होंगे, उसमें लिखा है वो बाद में, पहले आतंकवाद का क्या करो, सफाया। ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग एक साथ, बाद में हम लोग लड़ लेंगे, फरिया लेंगे। अभी जिसको लड़ना है उसको दिखाओ ताकत अपना, ये अच्छा लगता है देखने में। सही बोल रहे हैं गलत? तो गृह युद्ध से बचना क्या होता है, जरूरी होता है। अभी भी वैसे ही स्थिति बन रहा है। चाइना, थोड़ा देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही चाइना सामान मंगवाया है, किससे? रूस से। और रूस का स्टेटमेंट आज के पेपर में लिखा है। रूस का स्टेटमेंट क्या है कि चाइना ओरिजिनल सामान पूरा नहीं दे रहा है। ये रसिया जो है पूरा ओरिजिनल सामान नहीं दे रहा है, किसको? चाइना को। चाइना थोड़ा उदास है, बोल रहा है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है कि रूस जो हमको पूरा अच्छा वाला सामान नहीं दे रहा है। पटाखा होता है ना, एक पटाखा होता है फोड़े बम, खतरनाक फटा, एक पटाखा में लगा फुस 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 फुस, उसी टाइप का दे रहा है, किसको? चाइना को। तो चाइना बोल रहा है कि भ्रमित कर रहा है रूस, ये गलत बात है, उसको सही देना चाहिए। अब क्या मामला है वो लोग समझे। भारत भी मंगाया फ्रांस से कुछ ये सामान सब, जो हाँ राफेल वगैरह, तो वो भारत भी अपनी सैन्य स्थिति को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। देखिए क्या होता है, अमेरिका पहले किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांसीसियों का। फ्रांस भी भारत का सपोर्ट में रहा है काफी पहले से। उत्तरी लामार्स के दो प्रांत कौन कौन से थे? फुंगसाली और होउ फ्रांस, जगह का नाम है ये, उतना इंपोर्टेंट है नहीं। उत्तरी लामार, इसलिए हम इसका पिक्चर नहीं लाए हैं। उत्तरी लामार्स के दो प्रांत थे, कौन कौन? फुंगसाली और होउ फ्रांस। फुंगसाली और होउ फ्रांस लिख लीजिए। उत्तरी लामार्स के दो प्रांत, जगह के दो प्रांत हैं, एक का नाम है फुंगसाली और एक का नाम होउ फ्रांस। उसको चला दीजिए, तो फैन को चला दीजिए। फुंगसाली और होउ फ्रांस, याद तो होगा ना, कल एक आंदोलन पढ़े थे, क्या नाम था उसका? हुआ, याद है? जेनेवा समझौता के बाद हिंद चीन में क्या हुआ था? उथल पुथल आरंभ हो गया था, उथल पुथल आरंभ हो गया था। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिए जेनेवा समझौता अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की आधारशिला है। जेनेवा कॉन्वेक्शन भी कहते हैं, कन्वेंशन भी कहते हैं इसको। जेनेवा समझौता, फिर से तो बोल रहे हैं, जेनेवा समझौता लिखे, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की आधारशिला है। जेनेवा समझौता अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की आधारशिला है, कानून की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष से, जिसका उद्देश्य एम पर्पस, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के साथ, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी देश है जो डायरेक्ट रूप से किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उनके मानवीय अधिकार को सुनिश्चित करेगा ये सम्मेलन, है ना। जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके अधिकारों को बनाकर रखेगा ये सम्मेलन, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो जेनेवा समझौता के बाद हिंद चीन में क्या हुआ था? उथल पुथल आरंभ हो गया था। उथल पुथल आरंभ इसलिए क्योंकि एक अलग क्रांति सा वहां प्रसार होने लगा था। कितने राष्ट्रों को जेनेवा बुलाना तय हुआ था? 24 राष्ट्र। सम्मेलन के लिए उपस्थित होने के लिए 24 राष्ट्र को, कितने राष्ट्रों को जेनेवा बुलाना तय हुआ? 24 राष्ट्रों को, 24 कंट्री को वहां पर बुलाने का तय हुआ था। कितने राष्ट्र का संदेशा था? 24। कितना राष्ट्र का था? 24 राष्ट्र। कैप्टन कांगली, क्या नाम बोले? कैप्टन कांगली। कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार कब बनी थी? 3 माह बाद। किसके 3 माह के बाद? सम्मेलन के 3 माह के बाद। लिखिएगा, कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार कब बनी? 3 माह के बाद। उसमें फिर ब्रैकेट करके दे दीजिएगा।
जेनेवा सम्मेलन के बाद, जेनेवा सम्मेलन के बाद, जेनेवा सम्मेलन के बाद कंबोडिया कब स्वतंत्र हो गया था? इसमें लिखा है 1954, लेकिन ऐसे है 1953। तो लिख लीजिएगा कंबोडिया की स्वतंत्रता 9 नवंबर 1953, 9 नवंबर 1953 फ्रांस से ये स्वतंत्र हुआ था। क्या? कौन बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। कौन पूछ रही हैं आप? क्या नहीं लिखना है? वो SCERT लिखा है 54, होगा कितना? 53। अब मान लीजिए 53 ऑप्शन में नहीं दे और एक मारना हो तो 54 मार दीजिएगा, अलग बात है। तो लिख लीजिएगा 9 नवंबर 1953। फिर अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। कंबोडिया किससे स्वतंत्र हुआ था? फ्रांस से। ठीक है, अर्थात फ्रांसीसी उपनिवेश, उसी में लिख दिया अर्थात फ्रांसीसी उपनिवेश का अंत हो गया। अंत हो गया। कंबोडिया से स्वतंत्र हुआ कौन? फ्रांस। कब हुआ? कब हुआ ये? 1953। 1953। जकार्ता में सम्मेलन कब बुलाया गया था? 16 मई 1970। 16 मई 1970 को। लिख लीजिए कारण जकार्ता में सम्मेलन बुलाया गया था 16 मई 1970 को। कारण, यह इंडोनेशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह इंडोनेशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह इंडोनेशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने आयोजित किया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने आयोजित किया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या था? सुकर्नो। लिखिए उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों के बीच उद्देश्य, एम क्या था इसका? इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट, इंडोनेशिया के आर्थिक विकास को, इंडोनेशिया के पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। एक पॉइंट हो गया, या जो भी पॉइंट आप दे रहे हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगला, इंडोनेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ाना। इंडोनेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ाना। ठीक है, इंडोनेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ाना। विश्व का सबसे बड़ा, अगर पूछेगा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो कितने लोग इंडोनेशिया को देख रहे हैं बताइए? हाथ उठाइए। कितने लोग इंडोनेशिया को बस कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं इंडोनेशिया को? वो हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं? वाह, अपना पड़ोसी देश है ये। कौन सा देश है? कितने लोग भारत नहीं देख पा रहे हैं? हाथ उठाइए।
भारत नहीं देख पा रहे हैं? ये कौन सा देश है? देख पा रहे हैं? यहीं पर है एक द्वीप समूह जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। अब देख पा रहे हैं? इसी में जावा, सुमात्रा वगैरह का नाम सुने हैं? तो ये कौन सा द्वीप समूह हुआ? इंडोनेशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप। क्लियर है? तो ये जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो जकार्ता में सम्मेलन बुलाया गया था कब? 1970 में। ये सम्मेलन बुलाने का पहला पर्पस क्या था? इंडोनेशिया और जितना भी एशियाई देश है उसके साथ सहयोग को बढ़ाना, और दूसरा इंडोनेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ाना। यही उद्देश्य था ना। हर संस्थान, हर लोग चाहता है कि उसके देश में क्या हो? विकास हो। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति की नीति का विरोध कर रहा था? अमेरिकी नागरिकों के द्वारा। अमेरिकी नागरिकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति की नीति का विरोध करने वाले थे अमेरिकी नागरिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब नहीं है। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति की नीति का विरोध कर, सब सिर्फ पढ़कर एक दो लाइन कॉन्सेप्ट समझने वाला क्वेश्चन है सिर्फ। लोन नोल, क्या नाम बोले? एक बार और बोलिए। ये सबका नाम ऐसे ही होता है, लोन नोल। कि सरकार को किसका समर्थन प्राप्त था? अमेरिका का। लिखेगा लोन नोल। ये गवर्नमेंट का एक पार्ट हुआ करता था, जैसे हमारे कैसे बीजेपी है या अलग अलग पार्टी दल के लोग होते हैं। तो लोन नोल की जो सरकार थी, इस सरकार को किसका समर्थन प्राप्त था? अमेरिका का। जैसे इधर चलता है आतंकवादी, आतंकवादी नहीं था, जैसे वहां चलता है आतंकवादी, जैसे तालिबान वगैरह है, तो बोलते हैं तालिबान को सरकार का क्या है? मदद है। नहीं बोलते? जैसे अभी हमारे यहाँ है वो बिश्नोई, क्या नाम है उसका? तो बिश्नोई को सरकार का क्या है? समर्थन प्राप्त है। मतलब है नहीं, ऐसा हम बोल रहे हैं समझाने के लिए। उसी तरह का ये शब्द है आपका कौन? लोन नोल। इसकी सरकार को किसका समर्थन प्राप्त है? अमेरिका का। सही में है क्या उसको समर्थन? हमको पता नहीं है। कंबोडिया, कंबोडिया की राष्ट्रीय संसद ने कब सिहानुक को सत्ता से हटाया था? 18 मई 1970 को। क्या? हाँ 18 मार्च, मार्च मई बोले थे क्या? अच्छा 18 मार्च 1970। 18 मार्च 1970 को। ये तब हो रहा है जब हमारा भारत क्या हो चुका है? आजाद हो चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के आसपास का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, उससे ये सारे संबंधित हैं। अमेरिका ने श्वेत पत्र जारी किया कब? 1961 सितंबर में। 1961 सितंबर में अमेरिका ने श्वेत पत्र जारी किया था। क्या था श्वेत पत्र? पता है? नहीं? देखिए अमेरिका के श्वेत पत्र, अमेरिका के श्वेत पत्र, हाँ दस्तावेज था। लिखिए अमेरिका का श्वेत पत्र। क्या लिखे लाइन? अमेरिका का श्वेत पत्र। लिखिए इस श्वेत पत्र में इस श्वेत पत्र में अमेरिका से संबंधित ऐसे रिपोर्ट को पेश किया गया था ऐसे रिपोर्ट को पेश किया गया था जो एक मार्गदर्शक का काम कर रहे थे। जो एक मार्गदर्शक का काम कर रहे थे, अर्थात श्वेत पत्र एक, अर्थात
श्वेत पत्र एक सूचनात्मक दस्तावेज है। श्वेत पत्र एक सूचनात्मक दस्तावेज है जो जो किसी पेशा को आगे बढ़ाने में, किसी पेशा समझते हैं ना, ऑक्यूपेशन, पेशा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मददगार साबित होता है। और यही श्वेत पत्र जारी किया गया था कब? 1961 में सितंबर में किया गया था। अब ये खत्म हो गया लगता है, वहां खत्म हो गया है और है एक ही है ना। अब होगा भारत में राष्ट्रवाद। वो था यूरोप में राष्ट्रवाद, चीन वगैरह को लेकर भी था उसमें। अब चलेगा किसमें? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या क्या कारण था उसका? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद चेतना का उदय। राष्ट्रवाद चेतना का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र के प्रति आपकी सोच, राष्ट्र के प्रति आपकी सोच, ये सोच कैसा होना चाहिए? सकारात्मक कि नकारात्मक? सकारात्मक सोच। और ये एक साथ होना चाहिए, मतलब संगठित मुद्रा में। कैसा होना चाहिए? लिख लीजिएगा, संगठित मुद्रा में। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ हो गया राष्ट्रवाद चेतना का उदय। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र के प्रति आपकी सोच, और ये डेवलप करेगा कैसे? जब आप सोचेंगे कैसा? सकारात्मक। दूसरा क्या है? संगठित मुद्रा में, ऑर्गेनाइज रूप में सोचेंगे तभी वो काम कर पाएगा। और सभी का पर्पस, सभी का एम, सभी का टारगेट अलग अलग रहेगा कि एक ही रहेगा? एक ही रहेगा, तब वो राष्ट्रवाद काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। यही कारण था कि 1857 की क्रांति हमारे देश में सक्सेस नहीं हो पाई। और वो सक्सेस थी नहीं। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी मतलब कितना से कितना? लगभग 1800 से 1900 ईस्वी तक। तो ये जो बोल रहा है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्यतः किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? अंग्रेजी का। अभी हम इससे पहले बोले थे आपकी सोच, बोले थे, और उसमें हम बोले वो आपकी सोच कैसे बनेगी? जब सकारात्मक सोचेंगे कि नकारात्मक? दूसरा हम बोले थे क्या? एकात्मक रूप में काम करेगा, संगठित रूप में काम करेगा, तब वही पॉइंट था ना। तो यहां पर जो अंग्रेज था, अंग्रेज क्या कर रहा था? ये शोषण करने वाले लोग थे, शोषण करने वाले लोग थे। और जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे किस पर? भारतीयों पर कर रहे थे। यानी शोषित वर्ग था कौन? भारतीय थे। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्यतः किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? अंग्रेजी शासन। सदियों से चले आ रही परंपरा, सदियों से चले आ रही जो असंतोष था किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेज हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे कि खराब? जब खराब व्यवहार सबके साथ होगा तो ये जिनके साथ खराब व्यवहार हो रहा है वो सब एक साथ हो जाएंगे कि नहीं? अभी तो वही तो बोले थे, जब एकजुट हो जाएगा सब, एक संगठन बना लेगा सब, तो जाहिर सा बात है इसका खिलाफ उतर जाएगा। बोल ही नहीं रहे। और जब इसका खिलाफ उतरेगा वही है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्र के प्रति आपकी सोच, जो अभी लिखाए थे एक लाइन पहले वाला स्लाइड में था ना, राष्ट्रवाद का ऐसा क्या है? तो राष्ट्र के प्रति आपकी सोच, और वो डेवलप करेगा, आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यही लिखा 19वीं शताब्दी यानी 1800 से लेकर 1900 के आसपास राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्यतः किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। अंग्रेजी शासन व्यवस्था 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई उसी समय से ज्यादा अधिकतर रेगुलेट होना शुरू कर दिया था। डाक और तार व्यवस्था, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में ही डेवलप हुआ था। रेल व्यवस्था अंग्रेज के समय में हुआ था। छापे खाने से लेकर प्रशासनिक आदि शासन व्यवस्था किस काल में हुआ था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, वो भी खासकर किसके? डलहौजी के समय में। ये तो समझ ही गए होंगे। डाक और तार व्यवस्था, रेल, जैसे हमारे यहाँ रेल चलाया गया था, डाक तार व्यवस्था डेवलप किए थे। अंग्रेजी शिक्षा को प्रायोरिटीज दिया गया था, वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में के काल में हुआ था। क्या? हाँ, इसी के समय में, डलहौजी।
तो डाक तार व्यवस्था, रेल व्यवस्था, छापेखाने की व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य आदि शासन व्यवस्था किसके काल में हुआ था? अंग्रेजी, डलहौजी के समय में। डलहौजी ही निकाला था हड़प नीति। कौन नीति? हड़प नीति किसका था? डलहौजी का। इसी को बोलते हैं विलय नीति। क्या नीति बोलते हैं? इसी को बोलते हैं व्यापगत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इस सब से जुड़ा हुआ था कौन? डलहौजी। गोद निषेध की प्रथा को लेकर यही ना था, आवाज उठा था। इसके खिलाफ आए थे कौन? झांसी की रानी। बताए थे ना 1857 की क्रांति में झांसी की तरफ से झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मी बाई, और उसका पर्पस यही था कि गोद प्रथा का निषेध जो था उसको लेकर आवाज उठाई थी। क्योंकि डलहौजी उस समय में चाहता था कि जितना भी उत्तराधिकारी है, जो दत्तक पुत्र है, वो अपने पास कोई उत्तराधिकारी ना रखे। अगर अपना उत्तराधिकारी है तो सही है, अगर नहीं है तो आप जो गोद लेते थे उस परंपरा को विकसित नहीं करना है। जैसे आप हैं राजा, आपका जो संपत्ति होगा वो संपत्ति किसके नाम पे जाएगा? आपके उत्तराधिकारी के नाम पे, लेकिन आपका उत्तराधिकारी है ही नहीं। अब आप क्या किए? गोद ले लिए, गोद लेके अपना उत्तराधिकारी बना लिया और उसको सारा संपत्ति दे दी। ये डलहौजी चाहता था ना हो, और जितना भी संपत्ति है वो किसको मिल जाए? डलहौजी को मिल जाए। इसी का विरोध की थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब और किसके उद्घोषणा के साथ आ गई? 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ। क्योंकि इस समय में एक घटना घटा था 1857 में हुआ था। कौन सी घटना? रिवोल्ट हुआ था। कौन सा? सिपाही विद्रोह नहीं हुआ था? 1857 की क्रांति जो हुई, उस क्रांति के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला, और वो परिवर्तन हुआ कब? 1858 में। 1857 तक में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन सारा व्यवस्था चल रहा था। किसके अधीन? कंपनी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि भारतीय चुप रहने वाले नहीं है। यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। भारतीय लोग इतना अच्छा दबदबा बनाए हुए थे कि अंग्रेज एक तरह से समझिए वो डर गए थे, सहम गए थे। और 1858 में ही, अगले ही साल, जो महारानी थी उस समय में, कौन? विक्टोरिया, इसकी उद्घोषणा हो गई। और जो उद्घोषणा का मतलब कि जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो रेगुलेशन चल रहा था, किसके नाम से? कंपनी। अब चला गया किसके नाम पे? क्राउन के नाम पे। किसके नाम पे? तो ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी के हाथों से क्राउन के अधीन कब चला गया था ये? 1858 में। और दूसरे शब्दों में बोलेगा 1857 की क्रांति के बाद, यानी कब? एग्जैक्ट 1858 में। यानी कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था क्राउन के अधीन में चली गई कब? 1858 में। वही बोल रहा है सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब और किसके उद्घोषणा के साथ हो गए? 1858 के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ। यानी अब सारा चीज करेगी महारानी। क्राउन, क्राउन का मतलब होता है क्या? महारानी। क्राउन समझते हैं ना? देखिए, क्राउन जब सर्च करेगा तो ऐसे ऐसे आपको टोपी दिखाएगा। क्राउन, किंग है ना। अब रानी है तो क्वीन है वो। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। इसमें बताए थे लिट्टी खा खा के बदमाशी करता था। और इसके साथ 3 पॉइंट पढ़ लेना। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। कर्जन बाद हो गया। कर्जन हो गया 1899 से 1905। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों का आपको पढ़ लेना है। ये एक साथ है इसलिए तीनों को बता दे रहे हैं, लेकिन आपका है कौन यहाँ पर? लीटन टॉपिक है। ये था आपका 1876 से 80, ये था 1880 से 84, और ये था 1884 से 88। सब कितना कितना साल है? इसलिए तीनों को रख लिए, एक साथ 2 फ्री हो जाएगा, उदारीकरण। तो लीटन, रिपन एंड डफरिन 1876 से 80, 80 से 84, 84 से 88। लीटन के समय में क्या, अभी हम क्या बोले कि इसके ये बहुत बदमाश था, लिट्टी खा खा के बदमाशी करता था। इसी के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में। कब आया था? तो पूछेगा आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित किया गया था? किसके समय में? ये एक प्रकार का ऐसा था
जो भारतीय प्रेस पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या हुआ, तो भारतीय समाचार पत्रों पर, जो भारतीय समाचार पत्र कुछ भी छाप देते थे वो बोला बंद करो, अगर कुछ भी छापना है तो हमसे पहले इजाजत लो, मेरे बारे में तारीफ करो। जैसे हम अंग्रेज हैं और आप लोग अगर कोई पेपर छापते हैं, अगर मेरे बारे में बुराई छापिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, झूठा ही सही लेकिन तारीफ तो छापना छप पड़ेगा ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कौन लगाया, लीटन। जो लीटन करेगा ठीक उसका उल्टा करेगा कौन, रिपन। तो ये भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लागू किया कौन, लीटन। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, आईसीएस, भारतीय सिविल प्रतियोगिता जो होता था, उसमें उम्र को क्या कर दिया, पहले होता था 21 वर्ष, 21 वर्ष से कितना कर दिया, 19 वर्ष, घटा दिया ना। कौन किया ये, लीटन। अगर उम्र घटा देता है तो अच्छा किया कि खराब, खराब। जैसे अभी आपको बोलता है कि नहीं 30 वर्ष तक आप टीआरई भर सकते हैं, मान लीजिए कितना वर्ष तक, 30 वर्ष तक, लेकिन दूसरी सरकार आके बोलेगी नहीं 20 वर्ष तक भर सकते हैं, तब तो आधा से अधिक तो पढ़ना बेकार हो गया। तो सरकार अच्छा की कि खराब। अब दूसरी सरकार आई कि बोली नहीं 30 साल में आप 90 साल तक भर सकते हैं, 90 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो अच्छा किया कि खराब। आप लोग तो अच्छा ही ना बोलेंगे, अच्छा ना किया। तो यहां जो घटा दिया अच्छा कि खराब, और जो बढ़ा देगा वो, तो लीटन अच्छा था कि खराब, खराब। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कौन किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज में उम्र की आयु कम कौन कर दिया, लीटन। इसका ठीक उल्टा करेगा कौन, रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करेगा, समाप्त कर देगा ना। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज में उम्र था कितना, 19 से बढ़ाकर कितना कर देगा, 21। कौन करेगा, जो काम ये कर रहा है उसका ठीक क्या, उल्टा, उल्टा कर रहा है ना। तो ये बदमाश है कि अच्छा, अच्छा है, आइए अच्छा है कि बदमाश, अच्छा। इसलिए इसको बोला गया भारत का उद्धारक, भारत का। तो आपसे पूछेगा भारत का उद्धारक किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन के साथ एक और पॉइंट जुड़ जाता है, हमारे यहाँ जो जनगणना हुआ था, दो तरह का जनगणना, एक पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो, जिसको चाकू भोंक के मार दिया गया था। तो अगर पूछेगा पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो, पहली जनगणना अगर पूछेगा तो लॉर्ड मेयो, जिसको चाकू भोंक के मार दिया गया था। अगर उसमें लगाता है नियमित जनगणना, पहली बार नियमित जनगणना, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। पहली बार नियमित जनगणना किसके समय में, लॉर्ड रिपन 1881 ना। और डफरिन के समय में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको पहले बोलते थे इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब वो बन गया दादा भाई नौरोजी के कारण नाम बदल के क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ के द्वारा हुआ था ना। क्लियर है। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कौन किया, कौन खत्म किया। अगर आपसे पूछेगा कि आईसीएस में उम्र को घटा कौन दिया, लीटन। अब बढ़ा कौन दिया, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं, जो आप लोग सेल्फ गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, एंसेंट हिस्ट्री में कहा, चोल, एंसेंट हिस्ट्री में कहां पर, चोल। तो चोल साम्राज्य का प्रमुख उपलब्धियों में एक था स्थानीय स्वशासन का होना और नौसैनिक था ना। तो स्थानीय स्वशासन वहां भी आता है। फिर पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, भाग 9 अनुसूची 11, 73वां संविधान संशोधन 1992, इंप्लीमेंट हुआ था 1993, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सब पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़े हैं। प्रायोगिक रूप से सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश। हमें थोड़े पूछे कि आपसे पंचायती राज लागू कहां हुआ, हम पूछे प्रायोगिक रूप से पंचायती राज कहां लागू हुआ सबसे पहले। तो वहां प्रायोगिक जब लगेगा तो आंध्र प्रदेश, प्रयोग के आधार पर 1 साल जस्ट पहले। नागौर में कब लगा था, 1959 के 1 साल पहले कितना हुआ, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा प्रायोगिक रूप से तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। जो पूछता कम है, नहीं के बराबर, लेकिन अगर पूछ दिया तो कहानी 90% विकेट गिर जाना तय है स्टूडेंट का, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है क्या,
राजस्थान नौगढ़ जिला 2 अक्टूबर 1959। एकदम मुंह पे बैठा हुआ है, सेट में भी यही आता है। जिस दिन प्रयोग के आधार पर दिया 99% स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल। तो प्रायोगिक रूप से सबसे पहले कहाँ, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। तो वो जो पंचायती राज वगैरह आप पढ़ते हैं वही स्थानीय स्वशासन, और उस स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा है, रिपन को। क्लियर है। तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके समय में, डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक, 84 से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कौन किया था, यही क्वेश्चन है ना। भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध। 1879 ईस्वी में किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, आर्म्स एक्ट के तहत। आर्म्स एक्ट के तहत जो है भारतीय लोगों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, है ना। कौन सा एक्ट था, आर्म्स एक्ट। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1883। अच्छा, अभी जो 3 हम गवर्नर जनरल या वायसराय जो पढ़े, एक था रिपन, एक था लीटन, एक था डफरिन, उसमें से कहीं ये सेट कर रहा है क्या, किसमें, लीटन का कब से कब तक था बताइए तो, 1876 से, पक्का 76 से, 76 से, 76 से। और रिपन का 80 से, 80 से, 80 से। और डफरिन का 84 से, 84 से। किसमें सेट कर रहा है, किसमें, रिपन में, कंफर्म। तो ये रिपन में सेट होगा, यानी इल्बर्ट बिल जो आया था वो किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में आया था, किसके समय में, लॉर्ड रिपन। तो इसका एक उपलब्धि ये भी आ गया, इल्बर्ट बिल। अब आता है सवाल कि इल्बर्ट बिल था क्या, एक ऐसा बिल जो यूरोपीय लोग जो जजमेंट करते थे, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग का जजमेंट अगर कर रहा है यूरोपीय लोग, ठीक, यूरोप में है, बैठे हुए हैं सब यूरोपीय, आप लोग अंग्रेज हैं, कौन है, आप लोग सब कौन है, अंग्रेज। यहां पर अंग्रेज आपका जजमेंट कर रहा है, जूरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जूरी समझते हैं ना, ये जजमेंट कर रहा है, आपका कार्रवाई करेगा, ये तुम्हारा गलती था, ये तुम्हारा गलती। इसमें भारतीय लोग भी को भी सम्मिलित कर दिया गया कि भारतीय लोग भी आपका जजमेंट करना क्या कर दिया शुरू। ये आप लोग को अच्छा लगेगा, खराब, अच्छा लगेगा, नहीं, हम लोगों का ही हो ऐसा। तो जजमेंट जो करने का अधिकार था वो बदलने को लेकर ये बात हुई थी, इसी को कहा गया इल्बर्ट बिल विवाद। क्या बोला गया, इल्बर्ट बिल विवाद। और ये हुआ था कब, 1883 में। किसके समय में, किसके समय में, रिपन का कार्यकाल कब से कब तक। इंडियन सिविल सर्विस में उम्र को बढ़ा कौन दिया था, रिपन। भारत का उद्धारक किसको बोलते हैं, रिपन को। 1899 में किसने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905, 1899 से 1905। कर्जन के समय में ही पुरातत्व विभाग वगैरह का स्थापना हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण जो होता है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का 1904 के आसपास है ना, ये स्थापना हुआ था। साथ ही साथ बंग भंग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं अलग अलग स्रोतों में 20 जुलाई 1905 ये इस समय में शुरू हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, नहीं। और इसी मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला को लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। कौन सा, अमार सुनार बांग्ला, किसका राष्ट्रीय गीत बना, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, अलग हुआ, 1971 में। और उसका राष्ट्रीय गीत क्या बन गया, आप पड़ोसी को जगाइए बगल में, गर्ल्स, हाँ उठ जाइए, पानी पीजिए, नींद आ रही है तो 1899 से कब तक, 1905 तक। इसके समय की प्रमुख घटना थी बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन था ना। और इसी की पृष्ठभूमि पर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन, तो अगर आपसे ईस्वी पूछ दे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905। क्लियर है। इसी के मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी बंधन का त्यौहार मनाया गया था।
1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किस आधार पर किया था? सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के आधार पर। क्या था कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था उसमें एक तरफ, चूंकि उस समय में हिंदू भी वहां थे भारत में और मुसलमान लोग भी थे, तो क्या क्या हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया कौन? अंग्रेज। और इसके तहत दोनों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, अलग कर दिया गया था, हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग। जैसे आप लोग में हिंदू भी है मुस्लिम भी है, मान लीजिए हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। अब हमको दोनों को लड़ाना हो, अगर हमको सच में अलग करना हो कि क्लास में लोड ज्यादा हो गया है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या खचाखच बढ़ा हुआ है, अब यहाँ बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्लास क्या हो जाए, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए ताकि दोनों में बैठ जाए बच्चा, ठीक। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इस बेंच का जितना लोग है उठ के कहाँ चल जाओ? उस तरफ। और इधर के जितने बेंच वाले हैं वो लोग इधर रहो, आधे बेंच वाले उधर और आधे बेंच वाले इधर। हम देखे कौन जात है, क्या धर्म है, नहीं। एक हो गया, एक कंडीशन कि हम प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऐसा निर्णय ले लिए। अब हम यहाँ से एक एक को उठा रहे हैं, तुम भी उठो और उस रूम में जाओ। पार्टिकुलर किसी को उठा के लेके भेजे, अब बाद बाकी सब इसी रूम में बैठे रहो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब आप लोग पूछेंगे सर इन्हीं लोग को क्यों भेजे, तब हम बोलेंगे कि नहीं, ये प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हम लोग इनको क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। मतलब एक तरफ हिंदू और एक तरफ, ये दोनों के बीच जो आप पटरी दे रहे हैं, मतलब एक शीशा है, कोई शीशा है, उस शीशा को आप तोड़ दिए हैं। तोड़ देने के बाद फिर उसको आप जोड़ दीजिएगा फेविक्विक साट के, तो पहले जैसा शीशा था वैसा ही रहेगा क्या? तो दोनों के बीच तो वो दिमाग में मानसिक कीड़ा जन्म ले चुका है। जैसे आप हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू को बोल दे भाई तुम्हारे बारे में बहुत खराब से बोला, गाली दिया जबरदस्त, हाँ क्या गाली दिया, तो चार और बोल दिए। इधर आके उसको बोल दिया भाई तुमको ना भयानक गाली दिया। अब वो दोनों इतना बेवकूफ कि आपस में क्या करने वाला है, मारपीट पे आ जाएगा, ये जाने बिना कि सच में गाली दिया है कि नहीं। हम लोग भारतीय वैसे ही रहे हैं, शुरू से भोले भाले रहे ना, जो बोला मारा तो बोला हाँ उसके ऊपर। कौवा कान लेके उड़ रहा है तो कौवा को देख रहा है, किधर है, क्या देखना चाहिए, कान है कि नहीं, वो सीधा कौवा के पीछे पीछे भाग रहा है। आज भी वैसे ही हो रहा है हमारे भारत में। तो सांप्रदायिकता का हवाला देते हुए हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का योजना बनाया था कौन? कर्जन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किस आधार पर किया था? सांप्रदायिकता के आधार पर। और जब इनसे सवाल किया गया, पूछा गया, तब इन्होंने बड़े आसानी से सफाई दिया कि प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन दोनों को अलग किया गया था। और ये 1905 में हुआ बंगाल विभाजन 1911 में क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। 1905 में रहते हैं कर्जन, 1911 में रहता है हार्डिंग द्वितीय। और उस समय में हुआ रहता है हम लोग का दिल्ली दरबार कितना? तीसरा। क्योंकि दिल्ली दरबार कितना हुआ है? पहली बार 1877। अब आज हम एक डेट बताए थे लीटन, रीपन और डफरिन का, उसमें से कौन सा किसके बीच आता है? लीटन 1876 से 80, लीटन आ रहा है ना। तो प्रथम दिल्ली दरबार के समय में कौन थे? लीटन। दूसरा हुआ था 1900, दूसरा भी हम आपको बताए थे कर्जन, और तीसरा तो बता ही रहे हैं किसके समय में? हार्डिंग। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किस आधार पर किया था? सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी से आगे बढ़ाएंगे। अब इंडियन हिस्ट्री है, थोड़ा जल्दी पकड़ेगा ये, और चूंकि आप लोग को नाम सुना सुना लग रहा है ना साहब,
आवाज है? कल कहां तक बताए थे? आए 75। ये हो गया था। बढ़े चिपको आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? किसने निभाई? महिलाओं ने ना। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 ना, 1973। उत्तराखंड का नाम सुने हैं ना? कहा जाता है कि 1971-72 के आसपास गढ़वाल हिमालय वाले क्षेत्र में, गढ़वाल हिमालय कुमायूं हिमालय को कहा जाता है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़िएगा तो हिमालय का जब प्रादेशिक विभाजन किया गया, जब रीजनल डिवीजन किया गया, तो उसमें आपको एक पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा, एगो कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा, और वही जो कुमायूं हिमालय है उसी को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, जो सतलज नदी से काली नदी का क्षेत्र जो होता है। काली नदी बोले तो भारत और नेपाल का जो क्षेत्र बनता है, जो उत्तराखंड वाला इलाका है, तो कहा जाता है कि इसी गढ़वाल वाले इलाके में एक जिला है चमोली नाम का, उत्तराखंड में, और उस चमोली जिला में रेनी नाम का एक गांव हुआ करता है। तो 1971-72 के दशक में कहा जाता है कि वहां पे सरकार के द्वारा पेड़ का कटाई हो रहा था, और उस रेनी नाम के गांव की करीब करीब 27 गो महिला, जिसको लीड कर रही थी गौरा देवी नामक महिला, और गौरा देवी नामक महिला उस पूरे जो गांव थी उस गांव की महिला को लीड कर रही थी। और कहा जाता है कि जब पेड़ को काटने के लिए बहुत सारे लोग आए तो बहुत उस गांव की जितनी भी महिला थी वो पेड़ से चिपक गई, गले लगाई, और इसका नाम जो है चिपको आंदोलन पड़ा। तो इस महिला को जो लीड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? गौरा देवी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, गौरा देवी के द्वारा जो है इसको लीड किया गया था। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस है चिपको आंदोलन से। इसमें जो है तुम्हारा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही ज्यादा फेमस है। और महिलाओं को जो लीड की थी वो कौन लीड की थी तुम्हारा? ऑनलाइन वाला चला मैसेज करते रहो। चलिए आगे बढ़े। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी के रूप में किसका प्रयोग सफल नहीं हो सका? गैर कांग्रेसवाद का, गैर कांग्रेसवाद का। देखिए जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनते ही जितने भी ग्रुप थे उसमें, जनता दल पार्टी में जितने भी ग्रुप थे
सबका विचार अलग अलग था, लेकिन मोरारजी देसाई की जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान मोरारजी देसाई के द्वारा सोचा जाता है कि कांग्रेस वादी विचार को ही रखा जाए, जो शुरू से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक आया विचार, उसी विचार को रखा जाए। और विचार कोई और नहीं, समाजवादी विचार था। उसी समाजवादी विचार को लेकर के ये लोग भी सोचा कि चले, लेकिन वो हो नहीं पाया। और कहा जाता है कि 1980 में फिर सरकार बदलती है, और 1980 में जो सरकार बदली वो फिर से कौन बन जाती है प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। तो जो कांग्रेसवादी विचारधारा को लेकर के चलने का कोशिश किया गया था, वो कांग्रेसवादी विचारधारा चल नहीं पाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यही है कि जनता पार्टी के रूप में किसका प्रयोग सफल नहीं हो पाया? तो गैर कांग्रेसवादी का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक कौन थे? एम यदुवीर सिंह। पहले इसको लिखिए तब समझाते हैं। एम यदुवीर सिंह। लिखे, देखिए कहा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन जो है, इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं 1972 में हो गया था। एक संगठन था जिसको चौधरी चरण सिंह ने बनाया, और उस संगठन का नाम था पंजाब खेतिहारी यूनियन के नाम से जाना गया। पीकेयू के नाम से जाना जाता था उसको। और पीकेयू जो बना था वो 1972 में ही बना था, और इसको बनाने का श्रेय जो है वो चौधरी चरण सिंह को जाता है। चौधरी चरण सिंह का नाम सुने हैं? चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। तो कहा जाता है कि पंजाब खेतरी जो यूनियन बना था चौधरी चरण सिंह के द्वारा, वहीं से कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन बाद में कहा जाता है कि 1976 के अप्रॉक्स में पंजाब जो खेतरी यूनियन था, उसका जो तुम्हारा एरिया था, जो क्षेत्र था, वो एरिया पूरे भारत में फैलने लगा। फिर 1977 के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आता है, तो 1978 में कहा जाता है कि जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसने भारतीय किसान यूनियन यानी जिसको बीकेयू कहा गया, और इस भारतीय किसान यूनियन का और तुम्हारा पीकेयू का, पंजाब खेतरी यूनियन का, कहा जाता है कि 1980 के अप्रॉक्स में दोनों को मिला दिया जाता है। लेकिन दोनों का सोच अलग अलग था। और जो ये भारतीय किसान यूनियन देख रहे हैं, जिसको जनता पार्टी ने पंजाब खेतरी यूनियन से मिला दिया था, 1982 तक जाते जाते दोनों में विभाजन हो जाती है। और उसी समय जब विभाजन हुआ था तो एक सम्मेलन भी हुआ था, भारतीय किसान यूनियन का एक सम्मेलन भी होता है। हालांकि सम्मेलन एक बार 1980 में भी हुआ था, लेकिन जब दूसरा सम्मेलन हो रहा था तो उसमें इस दोनों जो संगठन थी, इस दोनों संगठन का बात नहीं बन पाया, और 1982 तक दोनों संगठन टूट जाता है। उस समय समायोजन का काम जो करने का कोशिश किया गया था, जो समिति का, उस समय इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, एम यदुवीर सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में कहा जाता है कि ये व्यक्ति भी पीछे हट गए, और भारतीय किसान यूनियन जो है वो सहजानंद सरस्वती के विचार को लेकर के चल रहा था। जैसे आप सुने होंगे, अखिल भारतीय किसान सभा जो बना था वो 1936 में बना था, और जो 36 में बना था किसके द्वारा बनाया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जिसमें एनजी रंगा भी थे, सहजानंद सरस्वती भी थे। बिहार किसान प्रांतीय सभा भी बना था तुम्हारा 1931 के दौर में। तो कहा जाता है कि सहजानंद सरस्वती के विचारधारा को ही लेकर के चला जा रहा था।
लेकिन जब 1986 के अप्रोक्स में जब आया तो उस समय कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस नेता निकला जिसका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। और महेंद्र सिंह टिकैत बाद में 1986 से कहा जाता है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है उसको लीड करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक कौन बने थे, तो वो कौन बने थे तुम्हारा एम यदुवीर सिंह बने थे। 2-3 पॉइंट लिखिएगा, लिखिए। भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत 1972 में, 1972 में पंजाब खेतरी यूनियन के साथ माना जाता है। पंजाब खेतरी यूनियन के साथ माना जाता है। पंजाब खेतरी यूनियन के साथ माना जाता है, जिसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1977 के चुनाव के बाद, उसी में लिखिएगा 1977 के चुनाव के बाद, 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय किसान यूनियन को और पंजाब खेतरी यूनियन को आपस में मिलाया। मिलाने के उपरांत 12 दिसंबर 1980 को भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। परंतु 1982 में भारतीय किसान यूनियन का वैचारिक मतभेद होने के कारण विभाजन होता है। वैचारिक मतभेद होने के कारण विभाजन होता है। वैचारिक मतभेद होने के कारण विभाजन होता है। लेकिन 1986 में पुनः भारतीय किसान यूनियन का औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। औपचारिक रूप से गठन किया जाता है।
जिसका मुख्य शाखा जिसका मुख्य शाखा जिसका मुख्य शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसका मुख्य शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसका मुख्य शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया जाता है, जिसको नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत नामक महेंद्र सिंह टिकैत नामक किसान नेता करता है, किसान नेता करता है। समझ आ रहा है? अब आगे देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने क्या मांगे की थी। लिखिए, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन ने क्या मांग किया था? लिखें, एक शब्द सुने होंगे आप लोग, एमएसपी का नाम सुने? एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है। इस एमएसपी की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, और पहली बार जो एमएसपी का मांग किया गया था वो गेहूं को लेकर के किया गया था। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है कि किसानों को, एक मिनट रुकिए, एमएसपी का जब हम बात किए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात करता है, ये है क्या? इसकी शुरुआत हम अभी बोले कि 1966-67 में हुई, और पहली बार जो इसका मांग किया गया था किस फसल के लिए किया गया था? गेहूं के लिए किया गया था। इसमें किसानों को एक मिनिमम प्राइस रख दिया जाता है कि सरकार आपसे इतना प्राइस में खरीदेगा ही खरीदेगा। जब आप लोग अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो अर्थव्यवस्था में एमएसपी के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक खेत है, हमको 1 बीघा 10 बीघा का जमीन है। मान लीजिए कि हम जिस मौसम में खेती कर रहे थे, मान लीजिए कि उस समय हमको लगा कि मार्केट में आलू की कीमत जो है वो 40 रुपये पर केजी है, 40 रुपये पर केजी आलू दे रहा है। मेरे पास जमीन ठीक ठाक है और हमको लगा कि हम अपने भी जमीन में आलू को उपजाते हैं, और हमको भी भाई साहब हम भी बेचेंगे 40 रुपये पर केजी, हमको प्रॉफिट दिख रहा है आलू में। मान लीजिए कि हम आलू को उपजाएं, आलू ठीक ठाक हुआ हमको, लेकिन जिस समय हम मार्केट में आलू को बेचने के लिए गए उस समय आलू की कीमत हो गई 10 रुपया पर केजी। अब हम सोच के अपने 5 बीघा जमीन में आलू इसलिए उपजाए थे कि हमको लगा था कि 40 रुपये केजी बिकेगा, लेकिन जब हम मार्केट में गए बेचने के लिए तब हमको 10 रुपये केजी, मतलब हम लॉस में चल गए। जो सोच से रखे थे वो सोच पूरा हुआ ही नहीं। अब सरकार कहती है कि तुम चिंता मत करो, सरकार हमको कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम एगो फिक्स प्राइस रख देते हैं तुम्हारे लिए, और फिक्स प्राइस रख देते हैं उस फसल का। अभी एमएसपी के तहत 23 गो फसल आता है टोटली,
उसका सरकार एगो फिक्स प्राइस रख दिया। बोला कि तुम आलू उपजाओ और सरकार के पास आलू लेके आओ, सरकार तुमको 25 रुपया देगी। अब 25 रुपया देगी, अब ध्यान से समझिएगा, हम आलू उपजाएं, मार्केट में भले 10 रुपया चल रही है, लेकिन जब हम सरकार के पास गए तो सरकार हमसे कितना में खरीद रही है? 25 रुपए में खरीद रही है। यानी मिनिमम प्राइस एगो फिक्स कर दिया है सरकार कि भाई साहब तुम चिंता मत करो कि मार्केट में कितना में बिक रहा है, 5 रुपए में बिक रहा है या 20 रुपए में बिक रहा है। हाँ, यदि मार्केट में 40 रुपए भी बिकेगा तब भी सरकार आपसे कितना ही लेगा? 25 रुपया ही लेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को लॉस ही लॉस है, सरकार को भी प्रॉफिट है। जैसे आप लोग 2020 में देखे होंगे कि किसान बिल जब आया था तो बड़ी दंगा हुआ था दिल्ली वाले में, हरियाणा और पंजाब के किसान पूरा रोड पे उतर गए थे। उसमें एक ये भी था, हालांकि ये अच्छा चीज है, तो फिक्स प्राइस रख दिया है कि आप चिंता ना करो, तुमसे उतना लिया ही लिया जाएगा। अब एक जगह देखिएगा तो किसान को प्रॉफिट भी होगा और एक जगह देखिएगा किसान को लॉस भी होगा। और इस बार के बिल जो 2020 में आया था जिसको सरकार ने रद्द कर दिया, उसमें एक बहुत अच्छा बात कहा गया था सरकार के द्वारा, लेकिन किसान समझ नहीं पाया। बोला तुम सरकार को भी छोड़ दो, उस बिल में कहा गया कि तुम सरकार को छोड़ दो, सरकार तो एगो रेट रखिए दिया है। अब कोई निजी व्यापारी यदि आता है तुम्हारे पास, मान लीजिए कि कोई लेज का कंपनी है, लेज का कंपनी है, चिप्स का कंपनी है, आलू से ही बनेगा। अब मान लीजिए कि उसको बढ़िया आलू चाहिए, अब लेज का कंपनी आएगा और वो एक दो कट्ठा में तो आलू नहीं उपजाएगा, वो उपजाएगा नहीं हो तो कम से कम 100-200 बीघा में। अब कई गांव वाले को कह देता है कि ऐसा करो कि 200 बीघा जमीन दे दो हमको और 200 बीघा जमीन में आलू उपजाओ तुम। अब आलू उपजाओ, और उस समय निजी वाले लोग कह देते थे कि देखिए उस समय आलू का कीमत कितना रहेगा नहीं रहेगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले ही आप एगो रेट फिक्स कर लीजिए, जिस समय आलू आएगा उस समय आप रेट फिक्स कर लीजिए और जितना बोलिएगा, हम दोनों में ऐसा हो कि तालमेल बैठे, जितना बोलिएगा, 30 रुपए बोलिएगा तो 30 रुपए हम देंगे, 40 रुपए बोलिएगा तो 40 रुपए हम देंगे। और उस समय यदि 10 रुपया में भी आलू बिकेगा हम आपको 40 रुपया देंगे, हम आपको 30, जितना में बात हुआ है उतने देंगे। ये किसानों के लिए बड़ी अच्छा था, लेकिन किसान इस चीज को समझ नहीं पाया। और आज भी देखिएगा तो जो मंडी रहती है, आप हर जगह तुम्हारा मंडी रहता है, जैसे पटना में बाजार समिति है, बाजार समिति क्या है, एक मंडी है तुम्हारा, और यहाँ पे सब्जी आती है और इसमें कहा गया जिस चीज पे एमएसपी लगा हुआ है उसको आप ऐसे नहीं बेच सकते हैं। यदि सरकार के तहत है तो आपको मंडी में जाइए और मंडी में जाकर के बेचिए। और उसी मंडी में जो बिचौलिया वाला काम करता था, जो किसानों से खरीदा और सरकार को बेचा, तो ये जो बिचौलिया वाला काम करता वही इसका प्रॉफिट कमाता था। सरकार इसी को रोकने का कोशिश किया था, लेकिन भाई साहब रुक नहीं पाया और अंततः सरकार को रोकना ही पड़ा। तो 1985-90 के दौर में कहा जाता है कि यही बात उठा था, और जब ये बात उठा तो इसमें कहा गया कि ये वाला जो देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने क्या मांग की थी, तो गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने की बात कही थी। यानी एमएसपी जो है तुम्हारा, एमएसपी में इंक्रीजमेंट का बात किया गया था, बढ़ाने का बात किया गया था कि फसल का उत्पादन हम जितना करें, आप जो रेट फिक्स किए हैं उस रेट को ज्यादा बढ़ा दीजिए ताकि किसानों को क्या हो, सहायता मिले, इसका बात किया गया था। हालांकि सिर्फ इसी का बात नहीं था, बिजली आपूर्ति का भी बात किया गया था कि जो किसानों को फसल करने में जो बिजली का होता है, बोरिंग वोरिंग करता है बिजली से, तो कहा गया कि आप बिजली का भी रेट जो है किसानों के लिए कम करिए। एक बात और कहा गया था इसमें कि किसान जितना कर्ज लिया हुआ है बैंक से, सारे कर्ज को माफ कर दीजिए। हालांकि सरकार नहीं माना, और सरकार कुछ कुछ बातें माना भी तुम्हारा, जैसे बिजली वाला बात मान लिया था, ये वाला भी बात मान ही लिया था तुम्हारा, लेकिन कर्ज वाला बात नहीं माना था तुम्हारा। आगे देखिए 1980 में कितने किसानों ने बिजली की कीमत में बढ़ोतरी का विरोध किया? 20,000 किसानों ने।
अभी जो हम बात बोले थे कि बिजली के जो तुम्हारा आपूर्ति था या उसके यूनिट में पैसा बढ़ा दिया गया था, और किसानों ने कहा कि भाई साहब आप जो यूनिट का दर बढ़ाए हैं हम इसका विरोध करते हैं, इसको कम करिए। हालांकि सरकार बाद में माना भी था तुम्हारा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और करीब करीब कितना दिया था तुम्हारा एससीईआरटी में, कितना लिखल है? 20,000। 20,000 नहीं है, बहुत ज़्यादा था तुम्हारा। आ जाता है कि दक्षिण भारत का जितना तुम्हारा किसान यूनियन था सभी लोग इसके खड़ा हुए थे, इसके विरोध में। उत्तर भारत में भी खड़ा हुए थे तुम्हारा। उत्तर भारत में करीब करीब जो पंजाब वाला इलाका है, जो यूपी वाला इलाका है, जो बंगाल वाला इलाका है, वो लोग भी खड़ा हुआ था। लेकिन आपके एससीईआरटी में जो है वो करीब करीब 20,000 लिखा है, तो 20,000 लेके चलिए। क्लियर? महिलाओं ने किसके खिलाफ मोर्चा खोला था? तारी बिक्री के खिलाफ। अरे तारी तारी समझ रहा है ना? तारी बिक्री के खिलाफ। आंध्र प्रदेश का नाम सुने हैं? आंध्र प्रदेश में एक जिला है नेल्लोर नाम का जिला। नेल्लोर नाम का जिला है। बात है करीब करीब 1992 का। और नेल्लोर जिला की जितनी भी महिला थी वो अपने हस्बैंड से बड़ा तंग आ गई थी, और उसका मेन कारण था तारी। तारी नशीली पदार्थ है। और देखिए भारतीय समाज में यदि महिला वर्ग अपने हस्बैंड से ज्यादा परेशान हुई है तो उसका एक कारण नशा भी है। नीतीश कुमार को महिला इतना काहे मानती है? काहे कि नीतीश कुमार ने इसको बंद किया। नीतीश कुमार तो छोड़िए, महात्मा गांधी को लेके चलिए ना। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और 1915 को जब आए तो जितनी पार्टी थी सभी पार्टी ने सोचा कि गांधी जी को अपने पार्टी में लिया जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे, पहले हमको एक बार भारत दर्शन करने दो, हम पहले भारत घूमना चाहते हैं, तब किसी पार्टी में मिलेंगे। और कहा जाता है कि 2 साल तक गांधी जी पूरे भारत को घूमे, और उसी में स्टेटमेंट आया था कि भारत का आत्मा कहाँ वास करता है? गांव में वास करता है। ये बात किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में एगो अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह होता है। उन्होंने देखा कि कोई भी आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतना जनसंख्या है ही नहीं। गांधी जी इस पे बड़ा विचार मंथन किए कि भाई साहब व्हाट वाज द रीजन, आखिर क्या कारण था या क्या कारण है कि इतनी बड़ी आबादी वाली, उस समय भी कम आबादी नहीं थी हम लोगों की। आजादी के समय हम लोग का 40 करोड़ आबादी था। भले बात ये हो गया कि अभी 100 साल नहीं हुआ 140 करोड़ हो गए हम लोग, लेकिन उस समय भी ठीक ठाक थी। तो गांधी जी ने कहा कि करोड़ का आबादी वाला देश, और जब आजादी के लिए लड़ रहा है तो उसमें 15,000 20,000 लोग आ रहा है आंदोलन में। तब गांधी जी ने 1920 में जब उनका मास लेवल पर आंदोलन स्टार्ट हुआ, अब मास लेवल पे पहला आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्य समिति जो लोग थे उन लोगों को कहा कि है हो एक बात बताओ हमको कि भारत में कोई भी बढ़िया आंदोलन हम चला रहे हैं तो इस आंदोलन में भीड़ काहे नहीं है? और एक बात और बताओ कि क्या भारतीय समाज महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दे रहा है क्या? बोला नहीं, कि भारत का समाज तो पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान देश है। बोला इसको बंद करो। और इतिहास गवाह है 2 नेता ऐसे हुए जिनके भाषण को सभी धर्म के महिला सुनती थी। मुस्लिम में तो कहा जाता है कि किसी भी नेता का भाषण नहीं सुनती थी, बस 2 आदमी का, एक महात्मा गांधी और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम महिला वहां चल जाती थी। अब बाबा के नाम पे तो वैसे भी सब चल जाती थी तुम्हारा। तब गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि महिला को उतारो। देखो महिला को उतारोगे जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगा, हमको पता है।
काहे कि वो हर घाट का पानी पिए थे, पहले इंग्लैंड में रहे, फिर अफ्रीका में रहे, तो उनको पता था कि जनसंख्या कैसे बढ़ाना है। और आप ही सोचिए ना कि गांधी मैदान में कोई आंदोलन हो और आपको कहे कि चलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, आप नहीं जाइएगा, मतलब कौन जाएगा। लेकिन तुरंत आपको बोलेगा कि महिला लोग आ रही, बोले चलिए जल्दी चलिए, हैं। तो एक ह्यूमन नेचर होता है ये। 100 आदमी में कम से कम 85 तो बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि महिला जा रही है। तो गांधी जी को ये टेक्टिक पता था और गांधी जी ने कहा कि महिलाओं लोग को उतारा, बोला कि महिलाओं को कि भाई साहब तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी किससे, तो बोला अपना हस्बैंड से। बोला काहे, अपना हस्बैंड से कोई परेशान होता है? बोला कि रोज पी के आता है, मारपीट करता है। तो बोला तब तुम्हारा हस्बैंड का परेशानी नहीं है, तो जो पी के आ रहा है उसका परेशानी है, और इसी को हटाना पड़ेगा। तो बोला क्या करे, बोला झाड़ू उठाओ, और बंगाल में जितना भी वाइन शॉप है, वाइन शॉप बोले तो अल्कोहल वाला, जितना भी वाइन शॉप है सब बैठ जाओ वहां पे, और जैसे ही वाइन शॉप खोले मार झाड़ू से कपार फाड़ देना। कहा जाता है कि 2 साल तक कलकत्ता की जितनी भी वाइन शॉप थी वो अधिकतर बंद रही, क्योंकि महिला सोच ही ली थी, चूंकि गांधी जी का स्टेटमेंट था। अब बुढ़वा कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है तब। अब भाई साहब सुबह उठती थी और सीधे झाड़ू लेके पहुंच जाती थी वाइन शॉप के पास। मजाल है किसी का वाइन शॉप खोल दे, काहे कि महिला लोग से आप जीत भी नहीं सकते, ना लड़ाई में ना मारधार में, काहे कि समाज ही हमारा ऐसा है कि महिलाओं से आप कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। सेम चीज तुम्हारा भारत में ऐसे कई बार चला। तो 1992 में भी यही बात चली तुम्हारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर वाले जिले में, और वहां कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग रहते थे, वो झुग्गी झोपड़ी वाले से शुरुआत हुआ और देखते देखते पूरा आंध्र प्रदेश फैल गया ये आंदोलन। और हुआ क्या, और देखिए वैसे भी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते जो स्लम बस्ती में रहते हैं, मान लीजिए कि जो पर डे 200 रुपया 150 रुपया कमा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, मान लीजिए 200 रुपया कमाया, और यदि उसको वो एडिक्शन है, अल्कोहलिक है, वो उसको पीने का आदत है, 100 रुपया का पी जाएगा वो। और वैसन आदमी को देखिएगा जनसंख्या पे भी कंट्रोल नहीं रहता है। वैसन आदमी का देखिएगा कि कम से कम 7-8 को बटालियन रहता है। अब मान लीजिए हम 2 हमारे 8 मतलब 10 गो हो गया, कमा रहा है बेचारा 200 रुपया पर डे का, 100 रुपया का पी ही जा रहा है वो। आपको लगता है कि 100 रुपया में 10 आदमी को खिला देगा? वो नहीं खिला सकता है। अब पत्नी पक्का है कि इस बात पे गुस्सा करेगी, उस पे हाथ उठा देगा, गाली गलौज करेगा। यही चीज को लेकर के 1992 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसको तारी विरोधी आंदोलन कहा गया। भला हास्यास्पद है, हंसने वाली है कि तारी के लिए भी कोई आंदोलन हुआ है भारत में, तो भारत में हुआ है। और ये कब हुआ? 1992 में हुआ, और ये आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा किया गया था। लिख लीजिएगा, राज्य का नाम लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश है। लिखे क्या? अब बिहार में, अरे यूपी में भी हुआ, तो हाल ही फिलहाल में यूपी में भी हुआ था। यूपी की महिला लोग भी उतर गई, बोले कि बाबा आप योगी योगी कर रहे हैं, कुछ करिए नहीं रहे हैं, तो सिर्फ आप यही हिंदू मुस्लिम करिएगा, थोड़ा हम लोग पे भी दीजिए ध्यान। तो बाद में कहा जाता है कि यूपी का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, वहां की महिला लोग भी आंदोलन की थी। बिहार में आंदोलन चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार की महिला खुश है नीतीश कुमार से कि भले बंद कर दिया है। हाँ, आप देखो बिहार में बंद तो नहीं हुआ है, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में बंद हुआ है, लेकिन हाँ जिसका क्रय क्षमता कम है, जिसका क्रय क्षमता कम करने का मतलब जो पर डे 200 रुपया कमा रहा है, वो 200 रुपया वाला ही जो कुछ मिलेगा वो रहेगा। और इसमें लॉस भी हो रहा है, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे, गलत तरीके का नशा करके मर भी जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, नीतीश कुमार अच्छा काम किया, और महिलाओं को, और जब तक नीतीश कुमार रहेगा तब तक ये कानून हटने वाला नहीं है, इतना श्योर रहिएगा, है। अब देखिए देसी चले या विदेशी चले हमको नहीं पता, जो भी चले,
लेकिन भाई साहब इतना जरूर पता है कि बिहार की महिला पहले से खुश है। चलिए आगे चलिए। देखिए यहाँ पे तो है ही, क्वेश्चन आ ही गया कि नेल्लोर जिले का आंदोलन कहाँ फैला, तो पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया था, पूरे सूबे में फैल गया था। ठीक है, लिख लिए। सूचना के अधिकार आंदोलन की चिंगारी कहां से निकली थी? राजस्थान के एक छोटे से गांव से। राजस्थान के एक छोटे से गांव से। लिखे। देखिए 1990 में राजस्थान का एक गांव था, गांव का नाम था ब्यावर। ब्यावर नामक एक गांव था और कहा जाता है कि इसी गांव से जो है वो सूचना को लेकर के, सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के चिंगारी फैला। क्योंकि यहाँ के लोग का घटना क्या था, यहाँ के लोग जहाँ पे काम करते थे तो उसको जो बिल मिलता था, इन लोगों ने उस बिल का रिसिप्ट मांगा कि हमको उस बिल का रिसिप्ट दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि हमको काम लायक पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाद में कहा जाता है कि इसके मांग को ठुकराया गया, और जब इस मांग को ठुकराया गया तो यहाँ के लोग उग्र हो गए और ये धीरे धीरे इतना हो गया कि 1996 तक आते आते सरकार को घुटने के बल पे आना पड़ा और सरकार को लगने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ अधिनियम लाना पड़ेगा। एक स्वतंत्र सूचना अधिनियम 1996 के द्वारा समझाया गया सरकार के द्वारा कि हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में ये बात उठने लगी कि मेरा हक बनता है, क्योंकि हम चुन के आपको भेज रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, इसका डाटा हम आपसे मांग सकते हैं। कि आपने रोड बनाया तो आपको रोड बनाने में कितना खर्चा हुआ, क्या पता रोड बनाने में 1 करोड़ खर्चा हुआ हो और आप झूठे बोल रहे हो 50 करोड़ खर्चा हो। तो हमको डाटा बता दीजिए कि कितना का गिट्टी लगा, कितना का सीमेंट लगा, हमारा अधिकार है ये आपसे मांगने का। तब बाद में कहा जाता है कि सरकार ने इस चीज को समझा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया, और आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, वो 2005 में बना। और अब आप लोग फ्री है, आप लोग किसी भी क्षेत्र का किसी भी चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के मुखिया के बारे में पूछ सकते हैं, यदि कहीं रोड बन रहा है। हाँ, और ये आरटीआई बड़ा अच्छा बनाया गया है, इसमें आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। यदि आप आरटीआई करते हैं तो आपके नाम को, काहे कि पता है ना, भारत है ही। अब अपने मुखिया के खिलाफ यदि आरटीआई करिएगा तो 10 गो लठेत रखेगा वो, और उसको नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, और पता कर लेगा कि हैं हो क्या किया है आरटीआई, बताना जरा। अब बोल दिया कि फलना बाबू किए हैं, तो ले फलना बाबू का माथा, मुखिया का लाठी, तो चलते रहेगा तब तुम्हारा। इसीलिए कहा गया कि नहीं, जो आरटीआई करेगा, तो जो आरटीआई करेगा उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा और उसको सारा ब्यौरा दिया जाएगा। तो आरटीआई अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 2005 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में राजस्थान के एक छोटे से गांव, छोटे गांव का नाम क्या है? ब्यावर गांव। कौन सा नाम है? ब्यावर गांव। क्लियर है? आज इतने तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। ठीक है? ऑनलाइन वाले चला समझ आया तो 5 दबा देना।